हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोसाइटी। बच्चों, आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इंडिया का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं। बच्चों, यदि अभी तक आपने सोशोनॉमिक्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोस को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहूं। तो बच्चों, आज इस लेक्चर को आपका एजुकेटर चंदन सर शुरू करने जा रहे हैं हमेशा की तरह आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल डिजीज कॉल्ड फेलियर। इस मोटिवेशनल कोट का मतलब ये है बच्चों कि आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा औषधि है जिससे आप असफलता नामक बीमारी को खत्म कर सकते हो। तो यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है और यदि आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो तो आप जरूर असफलता नामक बीमारी को खत्म कर दोगे और जीवन में आप सफल इंसान के रूप में जाने जाओगे। तो बच्चों, आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और हमेशा कठिन परिश्रम करते रहिए, तभी जाकर के आप जीवन में सफल इंसान बनोगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपेंट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में और 2 में बताया है। तो बच्चों, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को मेरा देखा है तो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूरा ज्ञान हो गया होगा। तो इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें हमारे देश के कई सारे समाज के वर्गों ने भाग लिया और वो समाज के वर्ग थे रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, फिर पुअर पीजेंट्स कम्युनिटीज, उसके बाद बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और वीमेन। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज क्यों पार्टिसिपेट किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज का डिमांड क्या था। तो बच्चों, आप देखिएगा कि इंडिया में जाट्स और पाटीदार्स 2 रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज है। जाट्स उत्तर प्रदेश के रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे और पाटीदार्स गुजरात के रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के समय जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस कंडीशन में जो प्राइसेस थे कमर्शियल क्रॉप्स के वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, जिसके कारण जो इनकम है जाट्स और पाटीदार्स का काफ़ी कम हो गया। अभी ग्रेट डिप्रेशन हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के काफ़ी कम हो जाते हैं और जो डिमांड है गुड्स के वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जब इकोनॉमी बहुत ही पुअर कंडीशन में चला जाता है तो उससे ही ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण जो कमर्शियल क्रॉप्स थे उनके प्राइसेस कम हो गए, जिसके कारण जाट्स और पाटीदार्स के इनकम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। आप देखिएगा बच्चों कि जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे वह यह डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है उसको ब्रिटिशर्स कम करे, क्योंकि जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे उनका इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। इस वजह से रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को देने में जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे। इसीलिए जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे वो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू टैक्सेस में रिडक्शन किया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा। अभी इसी डिमांड को लेकर के जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों, आप देखिएगा कि
जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाएंगे जब सिविल डिस मूवमेंट को जो है कॉल ऑफ कर लिया जाएगा बिना रेवेन्यू रेट्स को कम किए हुए। बच्चों आपको पता होगा कि 1931 में जो सिविल डिस मूवमेंट था उसको गांधी जी ने सस्पेंड कर लिया था और इस वजह से जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा था कि यदि वो सिविल डिस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो डिमांड है लैंड रेवेन्यू टैक्सेस के रिडक्शन का, ये डिमांड ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाव में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और साथ में गांधी जी ने 1931 में सिविल डिस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। तो इससे बहुत ही ज़्यादा रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज नाराज हुए और फिर जब 1932 में एक बार फिर से सिविल डिस मूवमेंट को शुरू किया गया तो उस समय जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे वो नहीं पार्टिसिपेट किए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज है वह इसलिए सिविल डिस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो बहुत ही हाई चार्ज किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उसमें रिडक्शन किया जाए, क्योंकि जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज था उनका इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था कमर्शियल क्रॉप्स के प्राइस के फॉल होने के कारण। इसीलिए उनका मेन डिमांड था कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कम किया जाए और इसी डिमांड को पूरा करवाने के लिए वो सिविल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन उनका जो डिमांड था वो पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही सिविल डिस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और इससे रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और जब फिर से 1931 के बाद 1932 में सिविल डिस मूवमेंट को फिर से शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए सिविल डिस मूवमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों पुअर पीजेंट्स कम्युनिटीज। तो आप देखिएगा कि रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज की तरह पुअर पीजेंट्स कम्युनिटीज को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ ग्रेट डिप्रेशन के समय में, क्योंकि जो पुअर पीजेंट्स थे वो भी डिपेंड थे एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस के ऊपर और क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के समय में काफ़ी कम हो गया था, इसी वजह से जो इनकम था पुअर पीजेंट्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और इस वजह से वो जो लैंड के ऊपर रेंट है जो उन्हें लैंड लॉर्ड्स को देने रहते थे वो रेंट देने में पुअर पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो पुअर पीजेंट्स हैं वो सिविल डिसऑर्डर में पार्टिसिपेट इसलिए करेंगे क्योंकि उनका मानना ये था कि जो लैंड लॉर्ड्स है वो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को कम करे और साथ में जो भी लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है या रेंट है जो पहले से पुअर पीजेंट्स लैंड लॉर्ड्स को नहीं दे पा रहे हैं वह जो लैंड रेंट है उसको लैंड लॉर्ड्स माफ करे। तो इस डिमांड को लेकर के पुअर पीजेंट जो है सिविल डिसऑर्डर में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन आप देखिएगा बच्चों कि आईएनसी जो है वो जो आपका पुअर पीजेंट्स का डिमांड था कि लैंड रेंट को माफ़ किया जाए लैंड लॉर्ड्स के द्वारा और लैंड रेंट को कम किया जाए, इस डिमांड को आईएनसी ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जो आईएनसी है उसको ऐसा लगेगा कि अगर वह पुअर पीजेंट्स का डिमांड को सपोर्ट करते हैं तो फिर इस कंडीशन में जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी से वो आईएनसी से दूर हो जाएगा, आईएनसी को सपोर्ट नहीं करेगा सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में। और इस वजह से आप देखिएगा कि जो पुअर पीजेंट्स और जो आईएनसी था उसके बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था और जो पुअर पीजेंट्स है वो होल हार्टेडली आईएनसी को सपोर्ट नहीं करेगा सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के समय में। तो बच्चों आप देखिएगा कि इस तरीके से जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है उसमें
सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन केवल और केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, ना कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। और ये सिविल डिसोनेबल मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा कमजोर करने वाला बात था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स को जो कि सिविल डिसोनेबल मूवमेंट में शामिल हुए थे। तो अगला जो ग्रुप है बच्चों वो है बिजनेस क्लास। तो हमारे देश में आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो कंडीशन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हुआ था। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि आपका जीडी बिरला या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये सब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा संपन्न हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला था। तो आप देखिएगा कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो डिमांड करते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स से। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपका ब्रिटेन मेड गुड्स था वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता था, और इस वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने गुड्स को इंडिया में नहीं बेच पा रहे थे, और इससे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। साथ में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वह चाहते थे कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स जो है वो हट जाए और फ्री ट्रेड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ करे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। आप देखिएगा कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने डिमांड को मनवाने के लिए सिविल डिसोनेबल में शामिल होंगे, और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और दो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बनाया जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो 1920 में बनेगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा 1927 में। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस है और फिक्की है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे, ताकि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने डिमांड को असरदार तरीके से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रख सके, और जो भी उनका डिमांड है ब्रिटिश रूल से, वो डिमांड ब्रिटिश रूल के द्वारा फुलफिल किया जा सके। आप देखिएगा कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे सिविल डिसोनेबल मूवमेंट को, और वो मना करेंगे किसी भी तरीके के इंपोर्टेड गुड्स को परचेज करने से या फिर सेल करने से। तो आप देखिएगा कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सिविल डिसोनेबल मूवमेंट को, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो उस केस में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि अगर वो इसी तरीके से सिविल डिसोनेबल को अपना सपोर्ट देते रहेंगे तो उस केस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बहुत कड़ा कार्रवाई कर सकता है। तो इस वजह से आप देखिएगा कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद जो पार्टिसिपेशन है आपका सिविल डिसोनेबल मूवमेंट में, वो पार्टिसिपेशन को जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अपना जो मेन काम है इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का, उस काम में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सिविल डिसोनेबल में शामिल होंगे। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो मेन डिमांड था
वो यही था कि उनका जो वेज था उसको बढ़ाया जाए, साथ में जो वर्किंग कंडीशन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इंडस्ट्री में उसमें सुधार आए। तो बच्चों आप देखिएगा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डिमांड था वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे और उस डिमांड को पूरा करना था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। कहा जाता है बच्चों कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के, और इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष की भावना थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मानना था कि जो वेजेस को बढ़ाने हैं और जो वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने हैं ये सारा काम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का है, लेकिन वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और इधर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका रिलेशन जो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काफ़ी बेहतर था। इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो अपने आप को जो है काफ़ी अलग कर लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कहा जाता है बच्चों कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं किए सिविल डिसोनेंट मूवमेंट को, केवल और केवल नागपुर रीजन में जो वर्कर्स थे वही आपका जो है सिविल डिसोनेंट को सपोर्ट करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने जो भी डिमांड थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, उन डिमांड को जो है सपोर्ट नहीं किया, उन डिमांड्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था वो सिविल डिसोनेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि आप देखिएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्हें लगता था कि यदि वो इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यदि डिमांड को सपोर्ट करेंगे तो इससे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नाराज हो जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इससे जो सिविल डिसोनेंट मूवमेंट को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना था वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता सिविल डिसोनेंट मूवमेंट को। तो इस वजह से आप देखिएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों कि जो भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है आपका सिविल डिसोनेंट में सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के द्वारा, वो पार्टिसिपेशन चाहे रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ का हो या पुअर पीजेंट्स कम्युनिटीज़ का हो या आपका बिजनेस क्लास का हो या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो, ये सभी पार्टिसिपेशन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, ना कि नेशन इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। और इस वजह से आप देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सोसाइटी के किस ग्रुप का सपोर्ट ले और किस ग्रुप को वो छोड़े, क्योंकि एक ग्रुप को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करता था तो इससे जो दूसरा ग्रुप था सोसाइटी का वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाराज हो जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिच पीजेंट्स का अगर सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस लेना चाह रहा था तो इससे पुअर पीजेंट्स कम्युनिटीज जो है वो नाराज होने का पूरा संभावना था। और उसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो कि यदि बिजनेस क्लास या इंडियन इंडस्ट्रीज का सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा था तो इससे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के नाराज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन गई थी। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो सिविल डिसोनेंट मूवमेंट है वो जो है अपने आप धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होते चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनके अंदर यूनिटी नहीं है और वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सिविल डिसोनेंट मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, ना कि नेशन इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट ग्रुप हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ग्रुप है वीमेन पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोनेंट मूवमेंट। तो आप बच्चों ये जानते होंगे कि मैन की तरह वीमेन भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की सिविल डिसोनेंट मूवमेंट में, और कहा जाता है कि बहुत सारे वीमेन
जो है वो पार्टिसिपेट की थी दांडी मार्च में। बहुत सारे वीमेन जो है वो गांधी जी के स्पीचेस को सुनने के लिए इकट्ठा होती थी दांडी मार्च के समय में। और साथ में जो है गांधी जी के साथ भी बहुत सारे वीमेन जो है वो दांडी मार्च में शामिल हुई थी। जो वीमेन थी वो अलग अलग प्रोटेस्ट में भी भारी संख्या में शामिल होती थी, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का प्रोटेस्ट हो, या फिर पिकेटिंग ऑफ द शॉप सेलिंग द लिकर एंड द फॉरेन गुड्स, या फिर आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। ये सारे प्रोटेस्ट में वीमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा था। आपको ये बच्चों पता होगा कि जो वीमेन थी वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में जेल में भी गई थी, क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके पार्टिसिपेशन के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो वीमेन भी जो मैन थे उनकी तरह सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी। अभी गांधी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं वीमेन को कि वीमेन भी जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें शामिल हो। और गांधी जी के प्रेरणा के कारण वीमेन लोग जो है वो ऐसा मानेंगी कि उनका ये कर्तव्य है कि वो देश के जो है स्वतंत्रता आंदोलन में वो शामिल हो। वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंबॉलिक ही रखना चाहता था। कोई भी मेजर रोल वीमेन को इंडियन नेशनल कांग्रेस देने के पक्ष में नहीं था। गांधी जी का भी मानना था कि वीमेन को पहले मदर के रूप में, वाइफ के रूप में अपना ड्यूटी को निभाना चाहिए और उसके बाद ही वो जो है हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में शामिल हो। तो बच्चों आप देखिएगा कि फिर भी वीमेन जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और कहीं ना कहीं हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में वीमेन का भी योगदान बहुत ही ज़्यादा था। और कुछ जो वीमेन फ्रीडम फाइटर्स थी उनका नाम था सरोजनी नायडू जी, अरुणा आसिफ अली जी। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ सोशोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।